सोशल मीडिया पर अजनबियों से जुड़ते समय सतर्क रहना चाहिए। यह मंच दोस्ती और रिश्तों को बनाने में मददगार हो सकता है, लेकिन इनके खतरों को भी भूलना नहीं चाहिए। आज की कहानी मुंबई में घटित हुई थी और इसे सुनने के बाद आपके मन में पुलिस वालों के प्रति और भी सम्मान बढ़ जाएगा। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी 25 अगस्त 2022 की है। इस कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होती है। आप सब जानते हैं, आजकल हर कोई, खास करके नए उम्र के लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ऐसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 साल की एक लड़की की मुलाकात 21 साल के एक नौजवान से होती है। यह लड़की मुंबई की रहने वाली है और यह नौजवान भी मुंबई का बांद्रा ईस्ट का रहने वाला है। और इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। थोड़ी बहुत चैटिंग और बातचीत के बाद दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्कूल जाने वाली 15 साल की एक लड़की वंशिता राठौर 21 साल के नौजवान संतोष मकवाना से प्यार करने लगती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बार बार मिलना शुरू कर देते हैं और इन दोनों के मिलने के लिए मुंबई में संतोष का ही एक दोस्त है, जिसका नाम विशाल अंबिवने है। संतोष और विशाल दोनों इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे। विशाल जुहू में रहता था और संतोष अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता से विशाल के घर में ही मिलता था और दोनों साथ में अच्छा वक्त गुजारते थे। और फिर दोनों, संतोष और वंशिता, अपने अपने घर वापस चले जाते थे और ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसी बीच एक दिन वंशिता के घर वालों की नजर संतोष पर पड़ती है, जो उनकी बेटी वंशिता के साथ कहीं जा रहा था। अपनी बेटी को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर वह लोग आंख बबूला हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी छोटी सी बेटी, जो अभी स्कूल में पढ़ती है, उसे इस लड़के ने बहका दिया है और बहला फुसलाकर अपने साथ घुमा रहा है। इस बात से वंशिता के घर वाले बहुत नाराज होते हैं और उस लड़के संतोष से मिलते हैं। मिलने के बाद उसकी पिटाई भी करते हैं और साथ ही अपनी बेटी वंशिता से दूर रहने की चेतावनी भी देते हैं और उसे बहुत जलील भी करते हैं। इन सारी बातों से संतोष मकवाना को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है और वह उनसे बदला लेने की ठान लेता है और वो सोचने लगता है कि कैसे वो इस अपमान का बदला ले। बहुत सोचने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता को फोन करता है और उससे मिलने की गुजारिश करता है कि प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। वंशिता मना कर देती है कि नहीं, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। इस पर संतोष कहता है कि प्लीज आखिरी बार मुझसे मिल लो। तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ मारपीट की, मेरा बहुत अपमान भी किया, लेकिन इससे पहले कि हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं, एक आखिरी बार मुझसे मिल लो, फिर कभी मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वंशिता मिलने के लिए राजी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन यह आखिरी बार मिलूंगी, मैं अपनी फैमिली वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके बाद संतोष उसे अपने दोस्त विशाल के घर में आने को कहता है, जहाँ हमेशा दोनों मिला करते थे। वंशिता 25 अगस्त को अपने घर वालों को स्कूल जाने की बात कहकर निकल जाती है। वंशिता सुबह घर से स्कूल जाने का कहकर गई थी और अब शाम हो चुका था, वह अब तक घर वापस नहीं आई थी। तब घबराए माता पिता ने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आसपास के इलाकों में भी ढूंढा, कुछ लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब घर वाले परेशान होकर पुलिस के पास पहुंच गए और अपनी बेटी की गुम होने की बात बताई कि सुबह स्कूल जाने को कहकर गई है और अब शाम हो गई, अभी तक वापस नहीं आई है। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। उनकी शिकायत के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था, क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी। 26 अगस्त यानी एक दिन के बाद एक सूटकेस पर परेरा नगर के लोगों की नजर पड़ती है। वह सूटकेस जिस तरह से एक जंगली जगह पर रखा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इस सूटकेस में कोई गड़बड़ है। शक के आधार पर लोगों ने नायगांव रेलवे पुलिस को फोन किया। फौरन पुलिस मौके पर पहुंच गई। नायगांव रेलवे पुलिस ने फौरन अंधेरी पुलिस को फोन करके सूचना दी। फिर अंधेरी पुलिस ने देखा सूटकेस के ऊपर कुछ खून के धब्बे भी लगे थे।
पुलिस ने सूटकेस अपने कब्जे में लेकर उसे खोला। उस सूटकेस के अंदर एक लाश थी और उस सूटकेस में स्कूल यूनिफॉर्म भी था। सूटकेस में पड़ी तौलिया स्कूल यूनिफॉर्म को अपने कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और स्कूल ड्रेस की जांच कर पुलिस ने स्कूल के बारे में पता लगा लिया। फिर 25 तारीख को जिस घर वालों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, उनको पुलिस ने इफ्तिला किया। इफ्तिला मिलते ही घर वाले पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस वाले उन्हें पोस्टमार्टम हाउस लेकर गए और वहां उन्होंने देखा कि सचमुच वो उनकी बेटी की ही लाश थी, जो एक दिन पहले स्कूल के लिए घर से निकली थी। देखते ही उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। फिर पुलिस वाले उन्हें तसल्ली दी और पूछा, आप प्लीज बताइए, आपको किसी पर शक है? आपकी बेटी की हत्या किसने की? आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? पुलिस वाले के सवाल पूछने पर घर वाले ने फौरन जवाब दिया, हाँ, एक लड़का है जो उनकी बेटी को परेशान करता था और उन्हें शक नहीं, पूरा यकीन है उसी लड़के ने ही उसकी बेटी की हत्या की होगी, क्योंकि कुछ रोज पहले उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटा फटकारा था। उसे चेतावनी भी दी थी कि कभी दोबारा हमारी बेटी से नहीं मिलना। हो सकता है उसी लड़के ने यह हत्या की है। उस लड़के का नाम संतोष मकवाना है। अब पुलिस संतोष मकवाना के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। लड़की के घर वाले ने संतोष का मोबाइल नंबर भी दे दिया और उसका एड्रेस भी दे दिया। इसी एड्रेस पर पुलिस ने अपनी एक टीम भेजी, लेकिन संतोष वहां से गायब था और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। जाहिर है वह बचने के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया होगा। पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वह संतोष तक कैसे पहुंचे। एक बहुत बड़ा चैलेंज मुंबई पुलिस के सामने था, लेकिन पुलिस जिस तरह से किसी भी मामले की जांच आगे बढ़ाती है, पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर सर्विलेंस पर डाल दिया, ताकि अगर वह मोबाइल नंबर किसी भी वक्त स्विच ऑन होगा तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल जाएगी। पुलिस की इस एफर्ट का बहुत जल्दी नतीजा सामने आया। 27 अगस्त को पुलिस ने देखा कि मोबाइल सिर्फ 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हुआ था। अब जैसे ही पुलिस को पता चला कि मोबाइल स्विच ऑन हुआ है, पुलिस ने फौरन यह पता लगाने की कोशिश की कि मोबाइल किस जगह पर ऑन हुआ है। पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर से यह पता किया कि आखिर यह मोबाइल किस जगह पर ऑन हुआ है, तो पता चला कि फोन मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में है। अब अहमदाबाद में किस जगह है, पुलिस ने उसकी नेटवर्क की लोकेशन पता करने की कोशिश की, तो पुलिस वालों को यह पता चला कि अहमदाबाद के बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर है। रेलवे स्टेशन के पास के ही नेटवर्क में यह फोन सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ था, फिर स्विच ऑफ हो गया। जिस वक्त यह फोन ऑन हुआ था उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। पुलिस को यह लगने लगा कि हो सकता है संतोष मकवाना, जिस पर कत्ल का इल्जाम लगा है, और उसका साथी विशाल दोनों फरार हो गए हैं और यह लोग मुंबई से ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद चले गए हैं और वहां छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस की टीम फिर अहमदाबाद की टीम से कांटेक्ट करती है। मुंबई पुलिस के कहे जाने पर अहमदाबाद की पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन के आसपास के सारी सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। रेलवे स्टेशन के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे या रोड पर लगे सामने के कुछ होटल पे, रेस्टोरेंट पे सारे सीसीटीवी खंगालने पर भी उसे कहीं पर भी संतोष मकवाना नहीं दिखता है। आखिरकार पुलिस परेशान रहती है कि आखिर संतोष कहाँ गया। मोबाइल तो अहमदाबाद स्टेशन में 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ था, लेकिन उस दोनों लड़कों को वहां कहीं उतरते भी नहीं देखा गया और ना ही रेलवे स्टेशन के बाहर कहीं लॉज किसी होटल में देखा गया। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं मिला था जिससे संतोष मकवाना को पकड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस अब भी चुप नहीं बैठती है और अपना काम जारी रखती है। पुलिस के सामने अब भी एक बड़ा चैलेंज था। अब पुलिस ने अपना दिमाग लगाया और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस ने यह पता लगाया कि आखिर वसई मुंबई के तरफ से अहमदाबाद होकर गुजरने वाली कौन कौन सी ट्रेन जाती है। तो पुलिस को यह पता चलता है कि एक ट्रेन जो उसी रूट से अहमदाबाद की तरफ से जाती है और ठीक 5 बजे के लगभग अहमदाबाद में उस ट्रेन का स्टॉपेज है। तो पुलिस को यह पता लग गया
कि शायद दोनों लड़के अहमदाबाद में उतरे नहीं बल्कि ट्रेन में ही बैठे थे और उनका मोबाइल ऑन हो गया था। और फिर पुलिस मुंबई के स्टेशन से उसी वक्त उसी ट्रेन की सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं तो दोनों लड़के साफ साफ दिख रहे हैं कि वो दोनों लड़के उसी ट्रेन में बैठ गए हैं जिस ट्रेन की पुलिस वाले को पता चला कि वह अहमदाबाद की तरफ उस रूट में उसी वक्त जाती है। दोनों लड़के इंजन के बाद वाले डिब्बे में बैठते नजर आ रहे हैं लेकिन अहमदाबाद में कहीं उतरते नहीं नजर आ रहे हैं। फिर पुलिस ने यह पता लगाया कि शायद वह आगे निकल गए हैं। अब पुलिस वाले इस पूरे रूट की स्कैनिंग की शुरुआत करते हैं, मुंबई से लेकर अहमदाबाद और अहमदाबाद से लेकर राजस्थान तक। उन तमाम रेलवे स्टेशन के पुलिस से कहा कि प्लीज आप लोगों को कोई भी इस एज का 2 लड़का कहीं भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही थे और उन लड़कों का कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस अपना तफ्तीश जारी रखती है। फिर पुलिस वालों ने यह सोचा कि यह दोनों लड़के अहमदाबाद, गुजरात या राजस्थान क्यों गए। पुलिस ने इस एंगल से सोचा और पता किया तो पुलिस के सामने एक सुराग मिलता नजर आया। दरअसल संतोष मकवाना जिस पर कत्ल का इल्जाम है उसकी दादी का घर अहमदाबाद से 146 किलोमीटर दूर पालनपुर के एक गांव में है। अब पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो यह दोनों लड़के पालनपुर में ट्रेन से नीचे उतरे होंगे। इसके बाद पुलिस ने पालनपुर रेलवे स्टेशन से कांटेक्ट किया कि आप वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करके देखिए, यह दोनों लड़के ट्रेन से उतरे हुए दिखे तो हमें बताएं। वहां के रेलवे पुलिस फुटेज स्कैन करने की शुरुआत करते हैं लेकिन वहां से किसी भी सीसीटीवी कैमरे में यह दोनों लड़के नीचे उतरते हुए नहीं दिखे। शायद सीसीटीवी कैमरे का एंगल कहीं और रहा होगा और दोनों लड़के किसी और रास्ते से निकल गए होंगे और वहां की पुलिस को पता ही नहीं चला होगा। अब मुंबई पुलिस की एक टीम पालनपुर पहुंचती है और संतोष के दादी के घर का पता लगाती है और पुलिस उसके दादी के घर तक पहुंच जाती है। फिर दादी से और उसके घर के दूसरे सदस्यों से पूछताछ की मगर दादी ने साफ साफ इनकार कर दिया, बल्कि यह पूछने लगी कि क्या बात हो गई है, हमें पता ही नहीं, संतोष तो यहाँ आया ही नहीं। लेकिन पुलिस को संतोष की दादी के बॉडी लैंग्वेज से या उसके बातचीत करने के तौर तरीके से शक होने लगा कि शायद यह बुजुर्ग महिला झूठ बोल रही है अपने पोते को छुपाने के लिए और उसके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। लेकिन जब तक पोता अरेस्ट नहीं हो जाता या उसके घर से मिल नहीं जाता पुलिस उस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है और ना ही उसके साथ सख्ती कर सकती है, क्योंकि क्या पता दादी सच बोल रही हो। खैर पुलिस उसी गांव में 3-4 दिन तक रुकने का फैसला करती है कि उस घर पर निगरानी रखी जाए। लेकिन अगले ही दिन इस केस में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हुआ यह कि पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फोन आता है और उस फोन करने वाले आदमी ने यह कहा कि 2 लड़के जो 20 से 22 साल के हैं पालनपुर के उसी महिला के घर में कुछ दिनों से रह रहे हैं। यह जानकारी जब पुलिस वालों को मिली तो पुलिस वाले ने पूछा कि भाई आप कौन बोल रहे हैं। पुलिस को शुरू में तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसा दिया तो उस आदमी ने अपनी पहचान बताई। उस आदमी ने बताया कि संतोष की पालनपुर में रहने वाली जो दादी है उसके साथ कोई प्रॉपर्टी को लेकर उसका झगड़ा चल रहा है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो जिसने पुलिस को फोन किया था वह संतोष की दादी का दुश्मन था। उसको लगा कि यही मौका है, संतोष की दादी के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और जो गुनहगार लड़के हैं वो भी पकड़े जाएंगे, और उसने पुलिस को खुफिया तरीके से फोन कर दिया। अब पुलिस की टीम संतोष की दादी के घर पहुंचती है और उसके घर में छापा मारती है। इत्तेफाक से संत और विशाल दोनों उस दिन अपनी दादी के घर में ही मौजूद थे और फिर पालनपुर से संतोष और विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 34 दिन की मेहनत और हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर पूछताछ में एक कहानी सामने आई। संतोष ने लड़की को मिलने बुलाया। वह लड़की संतोष के बुलाने पर उससे मिलने चली जाती है। संतोष उसे अपने दोस्त विशाल के जोह वाले घर में लेकर जाता है जहां वह पहले भी मिला करता था, और वहां वह लड़की को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बार बार यह मना करती है
कि हम अब तुमसे आगे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। इस पर संतोष को बहुत गुस्सा आता है और वह लड़की को जबरदस्ती करने लगता है। इस पर लड़की कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। तब संतोष और भी गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच में काफी कहासुनी हो जाती है। और संतोष शायद पहले से ही तैयार था कि कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा तो वह क्या करेगा, और इसी तैयारी के बदौलत वह अपने पास एक चाकू भी रखा था और वह चाकू अपनी जेब से निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। जब गर्लफ्रेंड पर हमला करता है तो बगल में ही उसका दोस्त विशाल भी दूसरे कमरे में था। जैसे ही वो चिल्लाने की आवाज सुनता है, वह कमरे से निकल कर आता है और उसने उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है और फिर दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है और अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है। 15 साल की स्कूली बच्ची की हत्या तो हो गई, लेकिन अब उस लाश को छुपाने की कोशिश करते हैं। और ये दोनों लड़के ज्यादा चालाक भी नहीं थे और इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, और इनका दिमाग जितना चलता है उन्होंने उतना चलाया। पहले इन लोगों ने सोचा कि इस लड़की के कपड़े बदल देते हैं ताकि इनकी पहचान ना हो पाए। उसके बाद उस लड़की के सारे कपड़े चेंज कर देते हैं। उस लड़की को उन्होंने विशाल के कपड़े पहना दिए क्योंकि यह घटना विशाल के घर में ही हुई थी। इसके बाद दोनों उस लड़की को एक सूटकेस में पैक करते हैं, सूटकेस को बंद कर देते हैं। उसके बाद दोनों लड़के घर से उस सूटकेस को लेकर निकलते हैं। उसके बाद जुहू से अंधेरी पहुंचते हैं और अंधेरी से विरार की तरफ जाने वाले लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसी लोकल ट्रेन में बैठकर वह दोनों नायगांव पहुंचते हैं और नायगांव में सूटकेस लेकर उतर जाते हैं। वहां से वह दोनों एक रास्ते में निकलते हैं। उसी रास्ते में एक लोकेशन पड़ता है परेरा नगर। उसी परेरा नगर में एक जगह दिखाई पड़ता है जो थोड़ा जंगली इलाका था और वहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। दोनों ने सूटकेस को वहां फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वापस स्टेशन चले आते हैं और फिर ट्रेन पकड़कर दोनों जुहू चले आते हैं। और ये दोनों सोचते हैं कि शायद इस लाश के बारे में किसी को कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन लाख छुपाने के बावजूद भी दोनों पुलिस के पकड़ में आ गए और दोनों चले गए सलाखों के पीछे। और दोस्तों, दोनों अपनी किए की सजा आज सलाखों के पीछे काट रहे हैं और कहते हैं दोस्तों कि अपने माता पिता की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। अगर वो लड़की अपनी माता पिता की बात अच्छे से माने होती और वह वहां नहीं जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें। मिलते हैं क्राइम की दूसरी कहानी में। धन्यवाद।